नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे आपको लेके चलते हैं गुजरात, चर्चा करते हैं गुजरात पर, जहां पर आज आंकड़ों के जरिए राजनीति समझने की कोशिश करेंगे और इन आंकड़ों का मतलब भी चुनावी राजनीति से जोड़कर देखने की जरूरत है। और काफी दिलचस्प है क्योंकि सिर्फ सियासी गोलंदाजी नहीं है, सियासी आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि हमारे और आपके जीवन स्तर से, खासतौर से फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। आपके बच्चों से, हमारे बच्चों से जुड़े हुए हैं जी। लेकिन पहले जरा चर्चा कर लेते हैं। कुछ सर्वेक्षण आए हैं। एक सर्वेक्षण अभी पिछले दिनों आया था जिसमें बीजेपी को क्लियर कट सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं सब लोग, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगभग बराबर सीटों का बंटवारा हो रहा है। लेकिन दो सर्वे आज और आ गए हैं। इन सर्वेक्षणों में आम आदमी पार्टी वोट शेयर बहुत ले रही है, मजबूती से लड़ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक सर्वेक्षण में उनको 3 सीटें मिल रही हैं, एक सर्वेक्षण में उनको 11 सीटें मिल रही हैं। खैर, ये तो आंकड़ों की बात है। अरविंद केजरीवाल ने जैसा आज थे गुजरात में और एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में, आज तक के ही कार्यक्रम में, उन्होंने कहा भी कि पहले हमें दिल्ली में भी कोई इस तरीके की सीटें नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमें 28 सीटें आई, हमने सरकार बनाई, उसके बाद जो दोबारा हमने इतिहास रचा था, जब 67 सीटें लेकर आए थे, तब भी कभी किसी ने हमको इस तरीके से नहीं किया था। तो हमें अंडरमाइन किया, जैसा वो कहते हैं, जो उनकी शैली है। हालांकि ये शायद पूरी तरीके से सच नहीं है, जो मुझे सर्वेक्षण याद आ रहे हैं। खैर, लेकिन इन सर्वेक्षणों के बीच में सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये तो जनता पर छोड़ते हैं और जनप्रतिनिधियों पर छोड़ते हैं कि वो अपने जो मतदाता हैं उनको कैसे अपने पक्ष में कन्विंस कर पाते हैं। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आया है। वो आमतौर पे चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन अच्छी बात है, मुद्दा बना हुआ है शिक्षा का। अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार, उनके लोग दिल्ली में जो शिक्षा को लेकर उन्होंने कथित क्रांति की है, उसको लेकर सब जगह वो बात करते हैं और पूरी दमदारी के साथ में बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में भी जो छपा था, आपको याद ही होगा। हालांकि उसके बाद वो शराब घोटाले को लेकर जो एफआईआर हुई है उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन अभी हम जरा शिक्षा के इस स्तर पर, किसका स्तर निम्न है, किसका स्तर उच्च कर दिया गया है और क्या क्रांति हुई है, उसको लेकर बात करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब केंद्रीय एजेंसियां जो हैं, वो एक रैंकिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई। उस पीजीआई की रिपोर्ट आई है। उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, 2 खासतौर से होते हैं कि आउटकम क्या है और किस तरीके से, किन परिस्थितियों में क्या सुविधा दी गई है। इसके बाद 5 जिसको बोलते हैं सब पैरामीटर्स भी होते हैं कि जो परिस्थितियों की जो मैं बात कर रहा था, और उसमें किस तरीके की नौकरियां लग रही हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये तमाम विषय उसमें आते हैं। खैर, ये जो जीपीआई है, इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। इस आंकड़े में जिस दिल्ली मॉडल की बात की जा रही थी, वो दिल्ली 8वें नंबर पे जा चुकी है। गुजरात जहां चुनाव है, जहां गुजरात में बताया जा रहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला देंगे, शिक्षित कर देंगे, वो दिल्ली से ऊपर आ चुका है जी। ये दिलचस्प आंकड़ा है और ये ऐसा नहीं कि अचानक के चुनाव से पहले ऊपर आ गया है, इसकी भी कहानी बताएंगे। लेकिन ये जो पूरा जीपीआई है, जिसको मैं आपसे, सॉरी जीपीआई कह रहा हूँ, पीजीआई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की जिसकी बात कर रहा हूँ, ये आंकड़े कागज मेरे पास में है। अगर इस पे मैं आपसे बताऊं तो 5वीं रैंक पर गुजरात आ चुका है। 1000 में से 903 नंबर, यानी 1000 में 903 अंक लेकर 5वें नंबर पर गुजरात है और दिल्ली 8वें नंबर पर है 884, यानी 884 अंक लेकर, यानी वो उससे पीछे जा चुका है। नंबर 1 पर केरल और महाराष्ट्र हैं, उसके बाद चंडीगढ़ हैं, वो 928, 927। इसके बाद राजस्थान जैसा राज्य भी, जो दिल्ली का सीमावर्ती राज्य है, वो भी दिल्ली से आगे है, वो भी 903 अंक ले रहा है, 902 अंक ले रहा है। अब इसमें जरा एक गुजरात और दिल्ली को लेकर एक बात करना बहुत जरूरी है। चुनाव में ये
निश्चित तौर पर मुद्दा बन रहा, ये पहले तो शुभ संकेत है। किसने सही कहा, किसने गलत कहा, ये तो पता चल ही जाएगा। आज की तारीख में कुछ छिपता नहीं है, लेकिन ये मुद्दा है, इस पर चर्चा हो रही है। और केंद्रीय एजेंसी को इस गुजरात चुनाव के पहले ये डाटा जो आया है या दिया गया है, ये भी दिलचस्प है। जाहिर तौर पर जो एक कैंपेन चल रहा है आम आदमी पार्टी का, उसको काउंटर करने में ये एक बहुत बड़ा अस्त्र साबित होगा। भले ही ये अपनी व्यवस्था के तहत आया हो, लेकिन निश्चित तौर पर यह असर डालेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब अगर देखें तो गुजरात ने लगातार, ऐसा नहीं है कि इसी हफ्ते एकदम से कोई छलांग मार ली है, इस साल छलांग मार ली है। 2017-18 में इस सूचकांक में उसको 800 अंक मिले थे, 808 अंक मिले थे। उसके बाद 18-19 में 870 मिले थे। उसके बाद 884 मिले थे। यानी पिछले साल 884 मिले थे, जितने इस बार दिल्ली के हैं। और अब सीधे वो आ चुका है 903 पे। तो अब ये जब आंकड़ा आया है, तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा का जो मॉडल है, वो गुजरात के लोग के बीच में तो एक आंकड़ा आ चुका है। अब अरविंद केजरीवाल अगर ये कहना शुरू करते हैं कि भाई ये तो केंद्र की तरफ से इसको गलत लाया गया है, केंद्र ने बिल्कुल चुनाव के पहले इसको लेकर आए हैं और इसके पीछे एक सुविचारित रणनीति है। लेकिन यहाँ ये समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी उसी राज्य से आते हैं, और नरेंद्र मोदी के समय में गुजरात का विकास हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कोई और ज़्यादा कर सकता था। इन काल्पनिक प्रश्नों पर बात होती रहेगी और दावे प्रतिदावे होते रहेंगे, लेकिन गुजरात की एक विकास की जो निरंतर प्रक्रिया रही है, वो निश्चित तौर पर बनी रही है। और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए, तो उसके बाद भी गुजरात को लेकर पिछला चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ना पड़ा था, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत पाई थी। वरना भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां चुनाव जीतना लगभग बहुत टेढ़ी खीर हो चुका था, कांग्रेस जिस तरीके की टक्कर दे रही थी। इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे प्लेयर के रूप में आया है, लेकिन चुनावी लिहाज से अगर हम देखें तो वो बीजेपी के सामने दूसरा प्लेयर दिखाई पड़ता है। कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। अब कांग्रेस की कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं। एक तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस भारत जोड़ो यात्रा के मैप से गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का ना होना बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। तो कांग्रेस को इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं आ रहे। उस पूरे स्पेस को अरविंद केजरीवाल ने भली भांति भरा है। इतने दौरे किए, इतना आक्रामक प्रचार अभियान किया। वो अलग बात है कि कुछ लोग जो वो लेकर आए थे वो टूट गए, वो फिर से वापस कांग्रेस की तरफ चले गए, और उनके अपने लोग जो पुराने जो उनके जो अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित होने के बाद में वो थोड़ा सा नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन ये सब हर पार्टी में दिखाई पड़ता है, जहां पर एक उभरती हुई पार्टी के लिए सब चैलेंज होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो शिक्षा का जो आंकड़ा आया है, ये जरूर दिलचस्प है। और मुझे लगता है कि प्रदूषण के मामले में अरविंद केजरीवाल पहले से ही सवालों के घेरे पे हैं। वो गुजरात में भी आज उन्होंने कहा किस तरीके से कि देखिए पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रदूषण है, उसके लिए सिर्फ दिल्ली सरकार और पंजाब को क्यों दोषी ठहराना। हालांकि ये बात उनकी इसलिए उनके खिलाफ जाती है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते रहते ये पूरा का पूरा दोष पंजाब के किसानों पर मढ़ते थे कि पराली जलाई जा रही है। अभी भी तमाम तस्वीरें आ रही है कि पराली जलाई जा रही है। उनके तमाम दावे थे कि पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सरकार आएगी, हम इंसेंटिव देंगे, उससे खाद बन जाएगी। कोई कुछ कर नहीं रहा। राज्य सरकारों से सीधे वो कन्फ्रंटेशन लेते थे, जो उनकी शैली है। अभी उन्होंने गोल शिफ्ट चेंज कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, भगवंत मानो और अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए केंद्र को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि जब नॉर्थ इंडिया में है पूरा, और वो डेटा लेके, अच्छा एक अच्छी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जो कागज लेके बैठते हैं, उनका नीचे तक का वही कार्यकर्ता एक कागज लेके बैठता है। आप कुछ भी सवाल पूछो, कुछ भी बोलो, कोई भी मुद्दा लाओ, वो ले दे के वही रटेंगे। वो पहाड़े की तरह उसको रटते हुए चले जाते हैं। ये उनकी शैली, राजनीति का उनका अपना हिट एंड रन का अंदाज है कि कोई भी आरोप वो लेते नहीं है, बल्कि आरोप के जवाब में कोई नया आरोप सवाल पूछने वाला, चाहे कोई पत्रकार ही क्यों ना, उस पर भी लगाकर चले जाते हैं। अब ये जो शिक्षा का आंकड़ा आया, प्रदूषण के मामले में वो पीछे है। शराब घोटाले में उनके उप मुख्यमंत्री की तरफ जो है एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। अब प्रश्न ये उठता है, जो सबसे मजेदार बात है, कि जिस शिक्षा मॉडल को वो शराब घोटाले के सामने खड़ा करके अपनी छवि साफ सुथरी कर रहे थे, उसमें भी गुजरात जैसा राज्य उनसे आगे जा रहा है। तो अब ये क्या मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे, या
अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को छोड़कर किसी दूसरे मुद्दे पर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इस मसले पर आम आदमी पार्टी घुसती है और जैसे ही वो शिक्षा की बात करना शुरू करेगी, ये आंकड़े सामने आ जाएंगे। जब तक वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव के मद्देनजर लाया गया है, जो शायद उनकी बात गलत या सही इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि चुनावी आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, ये हर साल आने वाला आंकड़ा है, वो उसी हिसाब से आया है। लेकिन चुनाव इसकी टाइमिंग को लेकर वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन तब तक चुनाव गुजर चुका होगा और एजुकेशन का मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल के हाथ से जाता हुआ दिखाई पड़ा। भले ही न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो फोटो दिखाकर अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन ये आंकड़ा वास्तव में स्थिति बयां करने के लिए काफी इसमें शुभ संकेत ये है, कम से कम शिक्षा के मसले पर कहीं चर्चा तो हो रही है, एक नैरेटिव तो बन रहा है। और बाकी तो अब लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, मुद्दे आते रहेंगे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।